हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो लेक्चर सीरीज हम लोग का चल रहा है उसी का आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है इमरजेंसी लाइट और मोटर पंप सेट। ये दोनों टॉपिक आज हम लोग करेंगे। इस चैप्टर को हम लोग जस्ट कंक्लूड करने वाले हैं। 1 से 2 लेक्चर सीरीज में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है इमरजेंसी लाइट, उसका फर्स्ट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी लाइट क्या होता है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है इमरजेंसी, और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है लाइट। तो यहाँ पे इमरजेंसी का मतलब क्या हुआ, आपातकालीन। लाइट का मतलब लाइट, सामान्य सा लाइट जो रोशनी देता है। तो ऐसा लाइट जो बिजली कटने पे या कुछ विशेष परिस्थिति में हमको रोशनी दे, वो कौन सा लाइट होता है, इमरजेंसी लाइट। पहले ये बहुत प्रचलन में था, आजकल इसका प्रचलन कम हो गया क्योंकि इन्वर्टर, ऑटोमेटिक जो बल्ब आ गए हैं। आज एलईडी जो आप देखते होंगे उसमें अब ऑटोमेटिक एलईडी आ गया है कि लाइट कटने के साथ वो फिर बैटरी पे ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो ये सब थोड़ा सा इसके प्रचलन को कम कर दिया है। लेकिन अभी भी जो आप देखते होंगे कहीं मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कि लोग बैटरी पे बल्ब जलाते हैं। तो यही बिल्कुल इमरजेंसी लाइट वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो टॉपिक है हमारा इमरजेंसी लाइट, इसको हम लोग करेंगे थोड़ा डिटेल से। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो पहला जो इसमें नोट करने वाला लाइन है वो यही है कि विद्युत सप्लाई असफल हो जाने की स्थिति में प्रकाश उत्पन्न करने हेतु बैटरी द्वारा प्रचालित इमरजेंसी लाइट नामक वैद्युतिक उपकरण प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण अनेक आकार प्रकार का होता है और इसका सरल चित्र यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आते हैं हम इसके डायग्राम पे कि ये वर्किंग क्या होता है। ये तो आप समझ गए कि लाइट जब कट गया तो जो रोशनी देगा हमको आपातकालीन स्थिति में, वो हो गया हमारा इमरजेंसी लाइट। इसमें होता क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब आप सोचिए इलेक्ट्रिसिटी कट गया है तो कहीं ना कहीं वो लाइट दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें बैटरी लगा हुआ है। तो सबसे पहला बात, इसमें बैटरी कितना होता है, सबसे जो पहला है इसमें बैटरी। तो इसमें जो बैटरी होता है वो बैटरी हमारा होता है 6 वोल्ट का। बैटरी कितने पावर का होता है, ये वाला जो हमारा बैटरी है ये होता है हमारा 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट का एक बैटरी होता है, ठीक है। और ये बैटरी क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से देखते होंगे आप, जब एसी दे रहे हैं यहाँ से सप्लाई, तो एसी सीधे कहाँ पे आ रहा है, एक देखिए यहाँ पे आप देखते होंगे ये स्विच है। स्विच मान लीजिए क्लोज कर दिए, स्विच ऑन हो गया, ऑन हो गया। यहाँ पे एक नियॉन लैंप है, मतलब एक डायरेक्ट जलाने के लिए, लाइट से डायरेक्ट जलाने के लिए, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या है, जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा है ट्रांसफार्मर। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के आगे यहाँ पे क्या लगा है, ये डायोड लगा हुआ है। और ये कौन सा क्या लगा बना दिया इसको, ब्रिज रेक्टिफायर। आप लोग ये पढ़े होंगे, ये हम आप लोग को बताए भी थे। ये क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। ये क्या बना रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर। क्यों, इसमें 4 डायोड है और ये ब्रिज के तरह बनता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या, एसी सोर्स, यहाँ लिखा हुआ एसी। ट्रांसफार्मर आया, यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 220 वोल्ट एसी, यहाँ आ गया कितना, 6 वोल्ट एसी, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे ये रेक्टिफाई हो गया, क्या लग गया, डायोड। डायोड का क्या काम है, एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। तो यहाँ जो आया आउटपुट, ये क्या हो गया, ये हो गया 6 वोल्ट डीसी, ठीक है। और ये जा कर के देखिए इसका जो पॉजिटिव है वो यहाँ से आया बैटरी के पॉजिटिव पे, और ये निगेटिव जो है यहाँ से आया और बैटरी के निगेटिव पे ऐड हो गया। बीच में ये एक रिले लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग आगे फंक्शन देखेंगे, ठीक है, कि ये क्यों लगाया हुआ है। लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया और ये बैटरी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर हम अभी रिले को छोड़ दें तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो हमारा रिले है ये यहाँ पे एक लैंप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसका कहने का अर्थ ये है कि जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ डायरेक्ट डीसी आ रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा रिले है ये बैटरी को चार्ज करेगा। और जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है तो ये रिले हमारा क्या करेगा, बैटरी को इस लैंप के साथ कनेक्ट कर देगा
और वो हमारा इमरजेंसी लैंप होगा जो कि हमको इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में लाइट देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका आगे डिटेल देखते हैं कि क्या है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही एसी स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये एसी, फिर यहाँ पे आया एसी, फिर ये आ गया डीसी, फिर ये डीसी सोर्स बैटरी को चार्ज कर दिया, बैटरी का भी वोल्टेज 6 वोल्ट। जब ये बैटरी चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी किसी कारण से कट गया, तो फिर यहाँ पे रिले का काम स्टार्ट हो गया। तो रिले क्या करेगा कि बैटरी से उसको इस लैंप को कनेक्ट कर देगा और वो ऑटोमेटिकली जलने लगेगा बैटरी पे। फिर जैसे ही लाइट आएगा, फिर ये रिले क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करने लगेगा और इस लैंप को डिस्कनेक्ट कर देगा, फिर वो इस लैंप को डिस्कनेक्ट कर देगा। यही इसका काम है, रिले का काम यही है। कहीं भी रिले का मतलब ही यही है। ठीक है, यहाँ पे जो ये आप सर्किट देख रहे होंगे, ये वाला इसको कहीं ना कहीं हम लोग इन्वर्टिंग सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टिंग सर्किट भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लैंप होता है ये भी एसी लैंप होता है और ये कहीं ना कहीं डीसी को एसी में बदल करके हमको जलाता है। ठीक है, पहले डीसी लैंप वाला भी आता था, लेकिन अभी इसका डीसी लैंप वाला नहीं आ रहा है। जब हम इसका कंस्ट्रक्शन पे देखेंगे तो इसमें वही चीज़ दिया हुआ है कि 230 वोल्ट का देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 230 वोल्ट से 6 वोल्ट, मतलब ये क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये जो इंडिकेट कर रहा है ये स्टेप डाउन की ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ब्रिज रेक्टिफाइड जो मैंने आपको बताया, 6 वोल्ट का रिले, 6 वोल्ट का लैंप और 6 वोल्ट का बैटरी। यहाँ 6 वोल्ट का लैंप है, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टिंग सर्किट को ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया है। नहीं तो अगर यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट लैंप यूज करते तो एक इन्वर्टिंग सर्किट यूज करते, इन्वर्टर की तरह यूज करते। और उसके बाद हम लोग आते हैं तो वही जो एक मेन लैंप था, फिर वो कुछ स्विच है और वही बैटरी में कौन सा बैटरी यूज हो रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो बैटरी यूज होता है लेड एसिड अथवा निकेल कैडमियम टाइप का जो बैटरी है वो इसमें यूज होता है। ठीक है, जब हम आते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल पे, तो वर्किंग प्रिंसिपल में वही चीज़ लिखा हुआ है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो मेन ट्रांसफार्मर जो होता है वो 230 वोल्ट एसी देना स्टार्ट कर देता है। वो क्या होता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन है तो 230 वोल्ट एसी कन्वर्ट हो जाता है हमारा 6 से 7 वोल्ट एसी में। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जैसे ही वो ब्रिज रेक्टिफायर में आता है तो एसी परिवर्तित हो जाता है डीसी में, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर में क्या लगा हुआ है, डायोड। और डायोड का क्या काम होता है, एसी को डीसी में बदल देना। और फिर वो डीसी क्या करता है, बैटरी को आवेशित कर देता है, मतलब चार्ज कर देता है। और उसके साथ संयोजित क्या होता है, एक हमारा रिले क्या करता है कि यहाँ एनसी और एनओ जो लिखा हुआ था, बोल रहा था कि मतलब रिले में 2 पोजीशन है और एक से वो क्या करता है, बैटरी को चार्ज होने के लिए देता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट होता है तो फिर वो बैटरी को लैंप के साथ जोड़ देता है और वो लैंप जलने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस स्थिति में रिले एनसी संयोजक ओपन हो जाते हैं और लैंप प्रकाशित नहीं होता। एनसी मतलब नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा और लैंप प्रकाशित नहीं होगा, बैटरी को चार्ज करेगा। और जैसे ही बोल रहा है कि मेन सप्लाई जो है वो असफल होगा तो क्या करेगा, वो बैटरी को ऑन कर देगा, लैंप से जोड़ देगा, लैंप को बैटरी के द्वारा प्रकाशित कर देता है। बस यही इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका देखते हैं आगे इसमें क्या कुछ पॉइंट दिया हुआ है। तो फिर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, फिर से उस लैंप को डिस्कनेक्ट कर देगा थ्रू द रिले और वो बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम मतलब कि ट्यूब जो है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त लैंप के स्थान पर 6 वोल्ट ट्यूब अथवा इन्वर्टर का प्रयोग करके 230 वोल्ट ट्यूब लाइट को भी प्रकाशित कर सकते हैं। वही बात मैंने बोला आपको कि अगर आउटपुट में हम लोग 6 वोल्ट का डीसी लैंप लिए हैं तब तो रिले डायरेक्ट 6 वोल्ट डीसी लैंप को दे देगा बैटरी से, वो इमरजेंसी लाइट को जला देगा। लेकिन अगर हमको 220 वोल्ट बैटरी लगाना है तो एक तो हमारा पहला सर्किट कौन सा हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आया ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 वोल्ट को 6 से 7 वोल्ट एसी में बदल दिया।
फिर वो एसी क्या कर दिया, ब्रिज रेक्टिफायर में गया, फिर वो रेक्टिफायर में डायोड लगा हुआ है, डायोड का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, फिर वो डीसी दिया, फिर वो बैटरी में कनेक्ट हुआ थ्रू द रिले, तो वो बैटरी को चार्ज करने लगा। अगर इसके बाद हम लोग को चाहते हैं कि नहीं 230 वोल्ट का हम एक बल्ब आउटपुट में जलाए, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा एक इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या काम होगा, एसी को डीसी में बदलना। इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कौन बदलता है, रेक्टिफायर, जो हम लोग पढ़े, मतलब कि डायोड, ठीक है। और जब हम लोग इन्वर्टर लगाएंगे तो इन्वर्टर का क्या काम होता है, इन्वर्टर डीसी को हमेशा बदलता है एसी में। तो यहाँ पे अगर हम इन्वर्टर यूज करेंगे तो 220 वोल्ट का बल्ब को भी हम लोग आराम से जला सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है अनुरक्षण एवं मरम्मत। हर एक डोमेस्टिक अलायंस में हम लोग अनुरक्षण एवं मरम्मत पढ़े हैं। तो इसका जो पहला है उसमें वही दिया हुआ है कि ये लेड एसिड बैटरी प्रयोग होता है, तो समय समय पे इसमें आसूत जल डालने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब वही जो जल होता है फिल्ट्राइज्ड, उसको उसमें डालना पड़ता है ताकि बैटरी का लेवल मेंटेन रहे, ठीक है। और बोलता है कि अगर उपकरण में किसी भी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। बैटरी का अगर मान लीजिए डायोड खराब हो गया तो डायोड चेंज करना पड़ेगा, स्विच खराब हो गया स्विच चेंज करना पड़ेगा। लैंप इसमें बहुत ज़्यादा खराब होता है तो इसका लैंप को बार बार हमको देखना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक टिप्पणी लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान काल में एलईडी युक्त इमरजेंसी लाइट तथा कम विद्युत शक्ति खपत करने वाला एलईडी बल्ब भी विकसित किए जा चुके हैं। यही बात जो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बोले थे, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि वर्तमान समय में जो है वो इमरजेंसी लाइट का उपयोग बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और यहाँ पे एलईडी युक्त इमरजेंसी लाइट आ गया है, या डायरेक्ट एलईडी में भी इमरजेंसी लाइट के लिए हम लोग यूज करने लगे हैं, जो कि खपत को क्या करता है, कम करता है। इससे पहले हम लोग यूज करते थे उसमें CFL लैंप यूज करते थे, ठीक है। उससे भी पहले जब ये लगा होगा तो डायरेक्ट इसमें फ्लूसरेंट लैंप लगा होगा, ठीक है। तो इसका जो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है मोटर पंप सेट। ये मोटर पंप सेट क्या होता है, कल भी हम आप लोग को डिस्कस किए थे कि मोटर जो भी हम डोमेस्टिक अप्लायंस में पढ़ रहे हैं, चूँकि ये हमारे घरेलू उपकरण का सामान है तो सबका सब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा। 3 फेज मोटर हम लोग घर में उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो कौन सा सप्लाई है, सिंगल फेज सप्लाई है। तो यहाँ पे भी जो मोटर पंप सेट यूज होता है वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। इसका भी जो वर्किंग प्रिंसिपल सारा का सारा वो मोटर के तरह ही होता है। इसमें भी एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे मोटर पंप सेट का बात हो रहा है तो मोटर तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मोटर तो हम लोग देख चुके हैं कल भी, पिछले टॉपिक में भी। लेकिन जब पंप सेट आता है तो मोटर के साथ यहाँ पे क्या ऐड हो गया, वाटर पंप सेट। जब मोटर के साथ यहाँ पे वाटर पंप सेट ऐड हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, मोटर पंप सेट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे मोटर के साथ डायना ऐड हो जाता था, पंखा ऐड हो जाता था, तो वो इलेक्ट्रिक फैन हो गया। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर के साथ अगर पंप सेट ऐड हो गया तो ये कौन सा चीज़ हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर पंप सेट। इसका क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर पंप सेट का क्या यूज होता है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं, मैक्सिमम जो यूज करते हैं वो पानी निकालने के लिए। जो भी हम पानी सिंटेक्स में भरते हैं, टैंक में भरते हैं, तो उसमें हम लोग मोटर पंप सेट का ही यूज करते हैं। इसका मेन यूज यही है। वैसे पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे वॉशिंग मशीन होता है, फिर आपको गाड़ी वगैरह धुलाई में, हर जगह इसका यूज है। लेकिन मुख्य जो इसका उपयोग है वो यही है कि हम अपने घर में जो इसका उपयोग करते हैं वो पानी निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें वही एक मोटर और एक पंप सेट ऐड होता है और दोनों मिल करके मोटर पंप सेट बनता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। मोटर युक्त पंप प्रयोग लाया जाता है, ठीक है। जब हम इसके कंस्ट्रक्शन पे आते हैं तो इसके कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये जो कंस्ट्रक्शन का डायग्राम है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये पंप है, मतलब कि वाटर पंप है। यहाँ से क्या होता है, ये वाटर पंप है हमारा। जब हमारा ये वाटर पंप है, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, वाटर इनपुट हो रहा है, पानी को ये खींच रहा है और यहाँ से हमको पानी आउटपुट के रूप में दे रहा है। तो ये जो वाटर पंप है ये बिना मोटर का
ऑपरेट ही नहीं हो सकता। ये जो हमारा वाटर पंप है ये विदाउट मोटर ऑपरेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसको हमको मूवमेंट देना पड़ता है, एंगुलर मूवमेंट। तो ये एंगुलर मूवमेंट देने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे फंक्शन क्या है इसका, ये इस मोटर का जो ये शाफ्ट है, मोटर का जो ये शाफ्ट है जो यहाँ से यहाँ तक है, इसी शाफ्ट के साथ यहाँ पे पंप सेट को कनेक्ट कर दिया जाता है, सीरीज कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो फिर वो क्या होता है, जैसे ही शाफ्ट में रोटेशन होगा, मान लीजिए शाफ्ट में ऐसे रोटेशन हुआ, शाफ्ट ऐसे रोटेट होना शुरू हुआ, शाफ्ट रोटेट हुआ, तो शाफ्ट रोटेट होने के साथ क्या करेगा, वो पंप को रोटेट करना स्टार्ट करेगा। पंप जैसे ही रोटेट होगा तो पानी इधर से एंट्री लेगा और इधर से एग्जिट हो जाएगा। मतलब ये वाला हम बेस के अंदर पाइप लगाएंगे ज़मीन में, और ये पाइप हम लोग बाहर अपने सिंटैक्स में या जहाँ भी हमको इसको उपयोग में लाना है वहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, पानी खींच करके बाहर निकालना स्टार्ट कर देगा। यही यहाँ पे फंक्शन है। इसी को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें मोटर जो यूज होता है वो 3 to 5 हॉर्स पावर का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 फेज प्रयोग की जाती है, लेकिन डोमेस्टिक अप्लायंस में जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे वहाँ पे 3 फेज का कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है कि मोटर एवं पंप मिल करके जो होता है वो क्या होता है, मोटर सेट। मोटर सेट में 2 भाग होते हैं, कौन सा, मोटर और पंप। ठीक है, और ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि घरेलू उपयोग में एकल फेज 0.5 शक्ति का कैपेसिटर मोटर उपयोग किया जाता है, जबकि पंपिंग स्टेशंस पे, यहाँ पे क्या हो गया, ये डोमेस्टिक अप्लायंस नहीं हुआ। ये जो हमारा ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये हमारा पंपिंग स्टेशंस के लिए है, ये हमारा घर के उपयोग के लिए नहीं है। तो घर के उपयोग के लिए क्या है, हाफ हॉर्स पावर का, 1/2 हॉर्स पावर आप सुनते होंगे, हाफ हॉर्स पावर का मोटर यूज किया जाता है। मोटर का टाइप कौन सा होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो कैपेसिटिव मोटर होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कौन सा, कैपेसिटर टाइप मोटर, इसमें भी कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ यहाँ पे है कि शाफ्ट, देखिए शाफ्ट मोटर को घुमाती है और मोटर पंप सेट को शाफ्ट के द्वारा घुमा करके मोनो ब्लॉक पंप, इसको वो एक दूसरा नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए हम इसके बाद आगे इसमें आते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में वही चीज़ जो हम आपको डिस्कस कर चुके हैं वही नोट डाउन करवाने के लिए हम हाईलाइट कर देते हैं। लिखा हुआ है कि जब मोटर को चालू किया जाता है तो मोटर शाफ्ट से जुड़ा इम्पेलर घूर्णन करने लगता है, और इम्पेलर घूर्णन करने से उसके कक्ष में वायु का प्रवाह बाहर धकेल दी जाती है और इम्पेलर कक्ष में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और फिर वो निर्वात क्या करेगा, अगर नीचे में जो भी चीज़ है उसको वो धीरे धीरे खींच करके ऊपर लाएगा। इस यह बोल रहा है कि 32 फीट मतलब 10.3 मीटर से अधिक गहराई के तरल पदार्थ को भी खींचने में यह क्या होता है, सक्षम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत में। तो सबसे पहले हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसमें फॉल्ट क्या हो सकता है। मरम्मत करेंगे तो पहले तो फॉल्ट पकड़ना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये खराबी हो सकता है, तभी ना मरम्मत करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें भी बियरिंग होता है, 2 बियरिंग होता है। फिर अगर पंप सेट ऐड है तो पंप सेट में भी बियरिंग होगा। तो कहीं भी अगर बियरिंग लगा हुआ है तो उसमें ग्रीजिंग लुब्रिकेटिंग का काम होना ही होना चाहिए। यहाँ पे सील बेयरिंग यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें पानी खींचता है, तो पानी अगर मोटर के अंदर चला जाएगा तो फिर वो मोटर को ख़राब कर देगा। तो जो बेयरिंग टाइप यूज होता है वो सील बेयरिंग टाइप को यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चीज़ वही दिया हुआ है कि मोटर पंप सेट में बियरिंग में जो ग्रीस होता है उसको हम लोग लुब्रिकेटिंग ग्रीजिंग करना ज़रूरी होता है। दूसरा है इसमें जो बहुत लंबे टाइम तक अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो इसका कैपेसिटर ख़राब हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर का पावर चेक करेंगे। अगर कैपेसिटर ठीक है तो ठीक, नहीं तो कैपेसिटर को हम लोग चेंज कर देंगे। कैपेसिटर को भी चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि लंबे टाइम अगर हम एक कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका पावर कम हो जाएगा, तो फिर वो मोटर का स्पीड स्लो होगा, तो फिर मोटर पानी कम खींचेगा। जब आपको ऐसा दोष नज़र आए कि आपका मोटर कम पानी खींच रहा है तो आप ये समझ जाइए कि मोटर का कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको मोटर के कैपेसिटर को चेंज कर देना है। अगर मोटर नहीं चल रहा है तो फिर आप मेन लाइन कनेक्शन चेक करेंगे, देखेंगे कि मोटर कहीं जाम तो नहीं हो गया, कैपेसिटर कहीं ख़राब तो नहीं है। स्टार्ट बटन, सारा चीज़ चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा
आपका फॉल्ट है, फिर उस हिसाब से आप उसको ठीक करेंगे। और फाइनली अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा चीज़ ठीक है, तो लास्ट में हम लोग चलेंगे कौन सा, मोटर के बाइंडिंग पे। अगर बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तब तो फिर उसको बाइंडिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑल ओवर जो मोटर था उसका जो दोष हो सकता है वाटर पंप सेट का, वो ब्रीफ में हम आपको डिस्कस कर दिए हैं। एक बार आप लोग बुक को अच्छे से देख लीजिएगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप यूट्यूब चैनल में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या पाठक इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप एडमिन से मैसेज करके इस चीज़ को पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग जब भी यूट्यूब लाइव करने का कभी अगर मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो लाइव आने में सुविधा हो। चलिए, कोई भी अगर डाउट होगा तो आप लोग इसको पहले बुक पढ़ेंगे, फिर दिक्कत होगा तो पूछेंगे। ओके, थैंक यू।